कोलकाता का संजय रॉय, ये कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर के तौर पे काम करता है और तमाम जगह पर इसकी पोस्टिंग भी हुई है। लेकिन तड़के सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच एक जूनियर डॉक्टर की, सरकारी अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर की पहले रेप करता है, फिर बड़ी ही बेरहमी से उस महिला जूनियर डॉक्टर की हत्या भी कर देता है। लेकिन डिकोडिंग क्राइम में आज हम जानेंगे कि संजय रॉय, जो एक कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहा था, वो देर रात अस्पताल में क्या काम कर रहा था, उसको ऐसा क्या काम आ गया कि अचानक उसे अस्पताल के अंदर रेकी करनी पड़ी। क्या इस डॉक्टर से इसकी कोई पहले से जान पहचान थी या इनके बीच में कोई जानी दुश्मनी थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। यहां तक कि दावा यह भी किया जा रहा है कि जो महिला है इसके साथ किसी एक शख्स ने नहीं बल्कि संजय रॉय के साथ कोई और भी शख्स था जिसने इस रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। कौन है दूसरा शख्स, इसके बारे में बात करेंगे संजय रॉय के पिछली जिंदगी के बारे में। जब हम पड़ताल कर रहे थे, इसके गांव घर जाते हैं तो पता लगता है कि इसकी बहनें हैं। कितनी बहनें हैं बात करेंगे, लेकिन आपको यह भी बता दें कि इसकी जो सबसे बड़ी बहन है वो कोलकाता पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। बाकी बहनें क्या करती हैं, और जब हमारे रिपोर्टर्स ने पूछा कि माता जी, आपके बेटे ने रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, मां ने क्या कहा, बात करेंगे। वीडियो के आखिर तो आप पूरा समझ जाएंगे कि पूरा माजरा क्या है। और संजय रॉय के दोस्तों के बारे में भी बात करेंगे कि संजय रॉय के दोस्त उसके बारे में क्या कहते हैं। और जो सबसे अहम चीज है जो आज हम आपको इस डिकोडिंग क्राइम में बताने वाले हैं, वो है डॉक्टर की फर्स्ट हैंड रिटन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं जो हम पहले से कहते आ रहे हैं। क्या जब संजय रॉय उस जूनियर डॉक्टर के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा था, तो क्या संजय रॉय जिस नशे की हालत में था, क्या वो किसी लाश के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था या उसने रेप किया भी? क्योंकि नशे में इस कदर चूर था और रेप करते करते उस जूनियर डॉक्टर की जान निकल चुकी थी, फिर भी वो नशे में इतना चूर था कि उसे समझ में ही नहीं आया। तो क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर, आपको एक्सक्लूसिव जानकारी बताएंगे कि उसके घर के बारे में, और उस रात वो संजय रॉय अस्पताल के अंदर क्या करने गया था, उसका मकसद क्या था। क्योंकि रात के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वो बड़े आराम से पूरे अस्पताल में घूम रहा है, जैसे मानो वो पहले से हर किसी को जानता है। क्या है अस्पताल के अंदर की पूरी मिस्ट्री, आज डिकोडिंग क्राइम में परत दर परत खोलकर बताएंगे कि संजय रॉय असल में किस तरीके का हैवान है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको वो एक्सक्लूसिव पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाऊंगी जिसमें डॉक्टर ने खुद बताया है कि उस लड़की के साथ क्या क्या किया गया, उस पर कैसे कैसे जख्म हैं। जिन डॉक्टर्स ने उसे एग्जामिन किया उनकी रिपोर्ट हमारे पास है जो उन्होंने खुद भेजी है, जिसमें साफ तौर पर कई सारी चीज़ें लिखी हैं और ये साफ हो रहा है कि उस लड़की के साथ कैसी बेरहमी की गई है। और ये रिपोर्ट उन पुलिस वालों के मुंह पर भी एक तरीके से करारा जवाब है जो वहाँ पर जाते हैं जब लड़की की एक मर्डर को फाइल किया जाता है। अस्पताल के लोग जब बताते हैं कि हमारी जो जूनियर डॉक्टर है उनकी लाश पड़ी हुई मिली है सेमिनार हॉल में, और जब तुरंत ही सडन जो कुछ पुलिस वाले जब वहाँ पहुँचते हैं और वो जब बोलते हैं कि ये तो एक कॉमन सी मौत है, लड़की ने खुद मौत को गले लगा लिया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ ये उनके लिए भी एक जवाब है कि आपने बिना केस को समझे, बिना केस को जाने सीधे एक लाश देखकर ये कैसे कह दिया कि ये एक साधारण मौत है। अब बात करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं जिसे जानने के बाद आपका कलेजा भी चीर जाएगा, आपका दिल भी टूट जाएगा। इस रिपोर्ट में लिखा है कि जो लड़की है उसकी लाश ब्लू मैट्रेस पर पड़ी हुई थी। कई सारे जो टूटे हुए बाल थे वो इधर उधर बिखरे हुए थे, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप सोच सकते हैं। डॉक्टर्स ने साफ तौर पर लिखा है कि बहुत अधिक से अधिक बाल टूटे हुए उस पूरी मैट्रेस पर बिखरे हुए थे। जो लड़की है उसका सिर वेस्ट साइड की तरफ घूमा था और जो पैर थे वो ईस्ट साइड की तरफ थे। और तो और वहाँ पर क्या क्या और कंडीशंस थी ये चीज़ें भी लिखी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जख्मों की बात हुई है वो ज़रूर बताऊंगी, जिसमें कहा है कि दोनों आंखें घायल थी। वो जूनियर डॉक्टर की दोनों आंखें घायल थी। कैसे घायल हुई वो भी बताऊंगी। उसके मुंह से खून बह रहा था, साथ ही साथ उसके होंठ तक जख्मी थे, उसके होंठ भी कटे हुए थे, उनसे भी खून निकल रहा था।
पूरी तरीके से जो उसका चेहरा था वो जख्मों से भर गया था, हर तरफ खरोंचें थी, चोटें थी। ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी ने बड़ी ही बेरहमी से वार किया है। उसकी गर्दन भी घायल थी, यानी कि जो मुंह के नीचे गले का जो पूरा हिस्सा होता है वो भी एक तरीके से कचोटा हुआ था, किसी ने उसे नोचा है। इस तरीके से जो बेदर्दी है वो साफ तौर पर दिख रही थी। उसके दोनों हाथों की जो उंगलियां थी वो जख्मी थी, साथ ही साथ उसके नाखून तक घायल थे, उसके नाखून तक टूट गए थे, उनमें से खून बह रहा था, उसकी उंगलियां पूरी तरीके से उखड़ चुकी थी। इस तरीके से जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। और तो और जो प्राइवेट पार्ट है उस पर भी खून था, वो भी जख्मी था, वो भी बुरी तरह से। उसका बायां पैर जख्मी था, उसका पेट घायल था, दाहिने पैर की जो एड़ी है वो तक जख्मी थी, और तो और उसकी दाहिने हाथ की जो रिंग फिंगर होती है ना वो टूटी पड़ी थी। अब आप सोचिए कितनी दरिंदगी उस शख्स ने दिखाई, जो संजय रॉय है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसकी तस्वीर देखिए और देखिए कितना बड़ा हैवान है ये। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस चीज़ की गवाही दे रही है जिस मर्डर को या जिस लड़की के साथ रेप हुआ उसको जो पुलिस बोल रही थी कि एक साधारण सी मौत है। बाद में जब इसमें हो हल्ला हुआ, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, सारे डॉक्टर्स बाहर निकल के आए, जब ये केस बड़ा बना तब पुलिस वालों ने इस पे एक्शन भी लिया, तत्परता दिखाते हुए संजय रॉय को अरेस्ट भी किया। लेकिन ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसमें कई तरीके की बातें सामने आई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि उसकी दोनों आंखें, जो लड़की है उसकी, घायल थी। तो दरअसल जो संजय रॉय है जब उस लड़की के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था नशे की हालत में, तब वो बुरी तरीके से उसको जकड़ लेता है, और जिसकी वजह से जो उसके फेस है, जो लड़की का फेस है, उसको भी जकड़ने की कोशिश करता है, उसको पकड़ता है। और लड़की ने चश्मा पहना हुआ था, जो डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर, उसने चश्मा पहना था, जिसकी वजह से उसका जो चश्मा है वो टूट जाता है और आंखों में ही घुस जाता है। और इसी वजह से जो वो लड़की है उसकी दोनों आंखें घायल हो गई थी। और साथ ही साथ उस लड़की ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने पढ़ी उसमें जिस जिस तरीके से बातचीत, जो चीज़ें लिखी गई, जो एग्जामिन करने के बाद सामने आई, उसमें ये साफ दिख रहा है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए उसने बहुत जद्दोजहद की। उसने खूब लड़ी, जब तक वो जिंदा रही वो अपने आप को बचाती रही, वो लड़ती रही। लेकिन जो संजय रॉय था वो नहीं रुका, वो उसको हरा नहीं पाई, लेकिन उसने भरपूर कोशिश की, वो कोशिश करती रही उसको पीछे ढकेलने की, और इसी वजह से जो उसकी उंगली है वो तक टूट गई। जैसे मैंने आपको बताया, चश्मे की वजह से उसकी आंखों से खून आया, उसके नाक और मुंह पर जख्म थे, क्योंकि संजय रॉय उसे नहीं छोड़ रहा था, उसका मुंह दबा रहा था, कभी नाक को भी मार रहा था, उसके मुंह पर, फेस पर मार रहा था, जिसकी वजह से उसे कई सारी चोटें आ गई। और इतनी जद्दोजहद करने के बाद जब उसके पैर घायल हो गए, वो अपने पैर पटक रही थी बचाने के लिए, अपने हाथ चला रही थी, अपने नाखूनों से उसको खरोच रही थी, जिसकी वजह से जो उसके नेल्स हैं वो तक जख्मी हो गए। जब एड़ियों में चोट लग गई और पूरी तरीके से जब ये लड़की लड़ती रही, संघर्ष करती रही, और एक समय ऐसा आया कि जब इसका चश्मा तक टूट गया, जो आंखों में धंस गया, और तब वो किसी को देख तक नहीं पा रही थी, दर्द से करा रही थी। इतना हो जाने के बाद जब उसकी हालत खराब हो गई, आप यूँ समझिए कि वो बेहोश तक हो गई, उसको होश तक नहीं है, तब भी संजय रॉय उसे नहीं छोड़ रहा था। वो इस बात से, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि सामने वाली लड़की की क्या कंडीशन है, वो किन हालातों में है। और इतना ही नहीं, एक तरीके से लड़की की यूँ समझिए कि सांसें निकल चुकी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरीके चीज़ें सामने आ रही है उसमें आ रहा है कि वो लड़की पूरी बेसुध हो गई थी, उसकी हालत नहीं थी कि वो अपने आप को बचा पाए। और उसके बाद जो संजय रॉय है वो उस लड़की के साथ रेप तक करता है। और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तक लिखा है कि लड़की का जो कपड़े थे, उसका जो ऊपरी हिस्सा था कपड़ों का वो बचा हुआ था, लेकिन निचला हिस्सा पूरा इधर उधर फेंका हुआ था। और बड़ी ही बेरहमी से इस शख्स ने, इस हैवान ने इस लड़की के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन ये संजय रॉय है कौन आखिर? क्या है इसका फैमिली बैकग्राउंड? ये किस समाज से आता है, किस फैमिली से आता है, ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो दरअसल जो संजय रॉय है ये एक गरीब परिवार का है। जब हमारे रिपोर्टर ने इसके घर तक पहुँचे, इसके गांव तक पहुँचे, और इसके घर वालों से बातचीत करने की कोशिश की, तो इसकी माँ जो एक तरीके से बीमार है, मेंटली इल हैं, वो उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया, और वो साफ साफ कह रही हैं कि हम इसे नहीं जानते। और जो इस शख्स की माँ है वो इसकी छोटी बहन के साथ रहती हैं, छोटी बहन ही इसकी माँ की देखभाल करती है, क्योंकि आप खुद सोचिए, बेटा ऐसा है तो देखभाल बेटी को ही करनी पड़ेगी। जिस तरह से इसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, तो उसमें कोई भी घर वाला नहीं एक्सेप्ट करेगा कि हाँ वो हमारा बेटा है या वो हमारा भाई है। अब बात करते हैं इसकी दो और बहनों की। तो दरअसल जो इसकी एक बहन है, बड़ी बहन, वो कोलकाता पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, और जो दूसरी बहन है वो कोलकाता पुलिस में
होम गार्ड के पद पर तैनात है। अब देखिए, बहनें जो हैं, एक बहन माँ की सेवा कर रही है, 2 बहनें एक अच्छे पद पर तैनात हैं। यहाँ तक कि जो ये संजय रॉय है, खुद कोलकाता पुलिस में बतौर वॉलंटियर का काम कर रहा था, लेकिन फिर भी इसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे जानने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद हर कोई सिहर जाएगा। साथ ही साथ जो इसके दोस्त हैं, जब उनसे पूछताछ की गई, उनसे भी बात निकाली गई, तो उन्होंने बताया कि इसकी जो प्रवृत्ति है, जो इसका नेचर है, वो खुद ब खुद एक तरीके से आप यूँ समझ लीजिए कि गलत है। इसका जो तरीका है, जो बात करने का तरीका है, जिन लोगों के साथ रहता है, इसकी वो चीज़ें सब गलत हैं। ये गलत आदतों को अपनाता है और इसीलिए जो इसके दोस्त हैं, उनका ये कहना है कि इसने कई लोगों को ठगा है। अभी आगे जब आप पूरी इस वारदात को समझेंगे तो आप जानेंगे कैसे ये हॉस्पिटल में भी दलाली का काम कर रहा था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो इसके दोस्त हैं, उनका कहना है कि इसने अपने एक बचपन के दोस्त से 2,20,000 रुपये लिए थे। उसने बोला था कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, तुम मुझे इतने पैसे दे दो, और पैसे लेके बड़े आराम से कोलकाता पहुंच गया। वहां से इसने दोबारा मुड़कर नहीं देखा और अपने दोस्तों की कोई हेल्प नहीं की। तो ऐसे कई लोगों को, तमाम तरह के लोगों को इसने अपने गाँव में भी बेवकूफ़ बना रखा है, उनसे पैसे ऐंठ रखे हैं। और तो और, संजय रॉय की उम्र 33 साल है, लेकिन इसने शादी कितनी की है? 4 शादियाँ। आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए। इसकी जो 4 शादी हुई, उसमें से जो चौथी बीवी है, जो सबसे आखिरी अभी तक थी, उसकी कैंसर से मौत हो जाती है। लेकिन जो पहली 3 बीवियां थी, वो इसे छोड़कर भाग जाती हैं, क्योंकि इसका जो रवैया था वो बहुत गलत था। ये अपनी बीवियों पर अत्याचार करता था, उनके साथ मारपीट करता था, उनसे भी पैसे ऐंठता था, और इसी वजह से जो इसकी 3 बीवियां पहले रही हैं, वो इसे छोड़कर भाग गई थी। और बीवियों के भाग जाने के बाद जब 3 बीवी चली गई, तभी चौथी शादी करता है, और चौथी शादी करने के बाद इसकी जो चौथी बीवी है, उसकी कैंसर से मौत हो जाती है। फिर ये अपने कुछ दिन गांव घर में रहता है, फिर कोलकाता आता है। उसके बाद कोलकाता में आकर ये क्या करता है और कैसे उस रात, आखिर 8 अगस्त को ऐसा क्या हुआ, किस वजह से ये उस सेमिनार हॉल में गया, और सबसे बड़ा सवाल इस पे उठता है कोलकाता पुलिस के लिए भी, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि जो वो लड़की थी, जैसा उसका वेट था और जैसा संजय रॉय था, अकेले संजय रॉय उस लड़की पर हावी नहीं हो सकता। तो अगर कोई दूसरा शख्स इस पूरी वारदात में शामिल है, तो वो कहाँ है? देखिए, वनिता ने आपको बताया कि किस कदर उसकी जो फैमिली हिस्ट्री थी। फैमिली हिस्ट्री, किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड, अगर आप किसी क्रिमिनल पे समझना चाहते हैं कि क्रिमिनल क्या सोच रहा है, तो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री या कहें फैमिली हिस्ट्री आपको पता होना ज़रूरी है। अब जिस तरीके से वनिता ने कहा कि ये अपनी पहली 3 बीवियों को मारता पीटता था, अब याद रखिए, जो महिला जूनियर डॉक्टर थी, उसके साथ किस तरीके से बर्बरता की गई थी, वो साफ तौर पर दिखाता है कि ये संजय रॉय आदतन अपराधी है, पहली चीज। अब जो वनिता ने आपको दूसरी चीज बताई कि इसने अपने एक बेस्ट फ्रेंड से 2,10,000 रुपए की ठगी कर डाली नौकरी दिलवाने के नाम पर। आदत से जो इंसान मजबूर होता है, वो कहीं भी पहुंच जाए, उसकी आदत नहीं जाती। ये यहाँ पर आकर भी, अस्पताल में आकर भी दलाली करता है। अब वो दलाली कैसे करता है, ध्यान से सुनिए। 2019 में संजय रॉय पहली बार कोलकाता पुलिस में डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पर, एक वॉलंटियर के तौर पर तैनात होता है। फिर इसके काम को देखकर पुलिस के एक सुधार विभाग डिपार्टमेंट में इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ता है, तो ये कोलकाता ही पुलिस फिर से एक वॉलंटियर के तौर पर, एक थाना है जो सरकारी अस्पताल के अंदर है, वहाँ पर इसे तैनात कर दिया जाता है। एक कांस्टेबल या कहें एक वॉलंटियर को तैनात कर दिया जाता है, और महीने के लिए इसे कुछ भत्ते मिलते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब एज एन वॉलंटियर है, तो इसके पास एक टी शर्ट मिल जाती है जिसपे केपी लिखा है। केपी से कहने का मतलब कोलकाता पुलिस। भाई साहब के पास एक बाइक भी है जिसके आगे लिखा है केपी। केपी से कहने का मतलब कोलकाता पुलिस। कोई भी इसे देखेगा तो उसे लगेगा कि यार ये तो पुलिस का बंदा है, पुलिस के आगे पीछे रहता है, या पुलिस वाला ही है। अब इसी के बलबूते ये सरकारी अस्पताल में अपना रौब इस तरीके से दिखाता कि मैं एक पुलिस वाला हूं, मेरे पास पावर है और मैं जो चाहूं वो करवा सकता हूं। घमंड आ ही जाता है। अभी ये इस घमंड का फायदा कैसे उठाता है, क्योंकि पहले 3 बीवी को ये मारकर भगा ही चुका था, चौथी बीवी कैंसर से मौत हो ही जाती है। इस पर भी संशय है कि क्या उसकी पहले जो चौथी बीवी कैंसर से ही मौत हुई है, या इसने कुछ इतनी ज्यादा क्रूरता दिखा दी कि चौथी बीवी भी को अपनी हाथ से जान धोना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हम जो दलाली की बात अब करेंगे कि किस तरीके से दलाली करता था, क्योंकि देखिए हमारे देश में जो सरकारी अस्पताल, उनकी व्यवस्था उतनी अच्छी है नहीं। लगातार भीड़ बढ़ती जाती है और एक एक बेड के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है किसी आम इंसान को। ऐसे में हर कोई ये चाहता है कि कोई भी ऐसा जुगाड़ लग जाए जिससे आसानी से एक सरकारी अस्पताल में बेड मिल जाए।
अब इसीलिए कई लोगों के संपर्क में रहता जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती, जो पैसे वाले होते, वो उनसे पैसे लेता, गरीब लोगों से ही पैसे लेता और उन्हें कहता कि मैं तुम्हें एक सरकारी बेड दिलवा दूंगा और तुम्हारा इलाज फ्री में हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो तमाम लोगों से पैसे लेता और उन्हें बेड अंदर दिलवा देता किसी ना किसी जुगाड़ से। सोचिए इसकी कहते हैं कि इसकी सेटिंग इस तरीके से बनी हुई थी कि कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर है, फुल फ्लेज, ये कोई पुलिस वाला नहीं है, तब भी इसके बाद टी शर्ट है कोलकाता पुलिस की, कोलकाता पुलिस के नाम की इसका गाड़ी है, और यहां तक कि इसने अपने सेटिंग से ही कोलकाता पुलिस के बैरक में भी अपने लिए बिस्तर बुक करवा लिया था। मतलब ये जब भी आराम करने इसका मन करता तो कोलकाता पुलिस के बैरक में चले जाता। जुगाड़ और सेटिंग के बलबूते ये अब सरकारी अस्पताल में भी इसने कुछ इस तरीके से सेटिंग कर ली कि किसी को भी ये पैसे देख के बेड आसानी से दिलवा देता। अब इसी के लिए 8 अगस्त या कहें जो 8 या 9 अगस्त की दरमियानी रात को ये कई लोगों को भर्ती करवाता है, फिर ये वापस चले जाता है और पूरे दिन अस्पताल में नहीं आता। फिर देर रात 11 बजे आता है और उस मरीज से मिलने जाता है जिसे इसने सुबह भर्ती करवाया था, उससे हालचाल पूछता है, फिर ये वापस निकल जाता है और फिर देर रात 1 या 2 बजे की दरमियानी रात दोबारा आता है और एक और मरीज से बात करता है जिसकी कल सर्जरी होने वाली होती है। याद रखिए कई सारे मरीज हैं, अब ये उस मरीज से मिलने आया है जिसका कल सर्जरी होने वाला है। उससे बातचीत करता है, उसकी फैमिली मेंबर्स को लेकर एक कोने में जाता है। दोनों फैसला करते हैं कि हम आराम से, क्योंकि इलाज तो सुबह होना है, आराम से वो टेंशन हो रही है, शराब पीते हैं। तो उस मरीज के साथ जो आया, जो रिश्तेदार था और ये जो संजय रॉय, दोनों एक साथ शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद संजय रॉय जो मरीज का जो रिश्तेदार था उसे उबर के जरिए गाड़ी करवाता है, उसे घर भेज देता है और खुद वो उस अस्पताल में मौजूद रहता है। रात के 3 बज जाते हैं और इस 3 बजते ही बजते संजय रॉय के अंदर का जो हैवान था वो जागता है। हैवान शब्द भी कम पड़ेगा इस शैतान के लिए, क्योंकि इसके अंदर शैतानी जो प्रवृत्ति थी वो इस कदर हावी हो चुकी थी, उसे लग रहा था कि मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसका शिकार कर लूं। अब एक कहानी रही संजय रॉय की, दूसरी कहानी बात करते हैं। जितने भी डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर थे, उस दिन ओलंपिक का मैच चल रहा था, नीरज चोपड़ा की जो मैच थे रात के 1:30 पौने 2 बजे तक मैच चल रहे थे। तो सारे डॉक्टर्स खाना मंगवाकर वहां पर मैच देख रहे थे। नीरज चोपड़ा का जो मैच था, जो ओलंपिक वाला सिल्वर मेडल जीता हमारे लड़के ने, मैच देखते देखते इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया और लड़की ने अपने पिता को भी कहा कि पापा मैं बाहर से खाना मंगवा रही हूँ, सारी जो हम डॉक्टर्स हैं बैठकर खाना खा रहे हैं। सेमिनार हॉल में सब बैठकर वहां पे खाना खाते हैं, नीरज चोपड़ा का मैच देखते हैं। फिर धीरे धीरे खाना खत्म होने के बाद जितने भी डॉक्टर्स थे वो वापस अपने अपने काम को चले जाते हैं और अक्सर जो लेट नाइट शिफ्ट होती है, खासकर 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो हर कोई एक इंसान है, इंसान थक जाता है। तो महिला डॉक्टर ने भी सोचा कि क्यों ना मैं सेमिनार हॉल में कुछ देर रेस्ट कर लूं, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। इतने में जब सारे डॉक्टर्स निकल जाते हैं, ये जो शैतान था, जिसके अंदर शैतान की जो प्रवृत्ति थी इस कदर हावी हो चुकी थी, शिकार करने निकला था, ये तीसरी मंजिल पे जाता है। एक चेस्ट डिपार्टमेंट है जहां पर चेस्ट मेडिसिन का जो डिपार्टमेंट है वहां पर जाता है। हर एक कमरे में ताक-झाक करता है और देखता है कि एक लड़की हेड डाउन कर, जैसे आम भाषा में करते हैं कि ऐसे करके आप सोते हैं, वो वहां पर बैठी हुई है। ये अंदर जाता है और उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है, जिसमें तमाम तरीकों से जो जख्में हैं वो बता रही हैं कि किस कदर ये जो बर्बरता करते हुए इसने अपने नशे की हालत में अपने शरीर को, भूख को मिटाने के लिए तमाम वो सारी चीजें की जो कोई भी एक आम इंसान कतई नहीं कर सकता। और इस हैवान ने, इस शैतान ने वो चीजें करके बताई कि वो इस दुनिया का है ही नहीं, वो एक शैतान है जो किसी की जान लेने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता। लेकिन यहां पर बात आती है पुलिस की कार्रवाई की। अब पुलिस की कार्रवाई इसलिए क्योंकि जितने भी बच्चे वहां पर थे जिन्होंने लाश को देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिस कद काठी की जो महिला डॉक्टर थी, कोई एक इंसान, वो भी जो जिस कदर संजय रॉय नशे की हालत में है, कोई एक इंसान उसे नहीं संभाल सकता, हो सकता है एक से ज्यादा लोग हों। अब इस पर कोलकाता पुलिस का कहना है कि ठीक है हम इस पे जांच करेंगे, लेकिन बच्चों को भरोसा नहीं था। बच्चों ने कहा ठीक है आज ये जो वारदात हो गई है हम आपको 14 अगस्त तक की मोहलत देते हैं, नहीं तो हम इसकी डिमांड करेंगे सीबीआई जांच हो। उसके बाद जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वो कहती हैं 18 अगस्त को अगर पुलिस ठीक से जांच नहीं कर पाती है तो हम सीबीआई को जांच सौंप देंगे। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करें, अभी अभी खबर है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने केस को सीबीआई को सौंप दिया है।
लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या संजय रॉय के साथ कोई और शख्स था? तो इस पर कोलकाता पुलिस का कहना है कि फिलहाल डीएनए सैंपल दोनों के भेज दिए गए हैं। अगर डीएनए सैंपल में किसी तीसरे या चौथे शख्स का भी कोई नमूना मिलता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अहम बात आपको जो मेरे से छूट गई वो ये थी कि संजय रॉय बार बार उस कमरे में जाता है, रेप करने के बाद आया, फिर 40 मिनट के लिए दोबारा जाता है। अब इतने देर में उसके बाद एक नेक बैंड था जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, वो वहीं पर उसका गिर जाता है। अब पुलिस को जितने लोगों पर संदेह था सबके साथ उस ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हो रहा था। जब संजय लड़खड़ाता हुआ अंदर जाता, टीवी में दिखाई देता है, तो संजय से कुछ पूछा नहीं जाता। ब्लूटूथ डिवाइस को ऑन किया जाता है और संजय से बोला जाता है कि तुम अपना ब्लूटूथ ऑन करो और बताओ कि कनेक्ट होता है कि नहीं होता। महज 2 सेकंड लगे होंगे, उसे ब्लूटूथ ऑन किया और तुरंत के तुरंत उस डिवाइस से उसका फोन कनेक्ट हो जाता। पुलिस को बिल्कुल देर नहीं लगती ये समझते हुए कि और ये सारी चीजें फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ की गई थी। अब यहाँ पे संजय रॉय पुलिस की गिरफ्त में आते ही कबूल कर लेता है कि उसी ने ये हत्या और रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और ये कह रहा है कि जनाब मुझे फांसी दे दीजिए। तो क्या संजय रॉय अपने पर सारा इल्जाम लेकर किसी को बचाना चाहता है? क्योंकि इसमें तमाम तरीके के पॉलिटिकल एंगल्स हैं जो जिस पर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन दावा ये भी किया जा रहा है कि अकेले संजय रॉय इस पूरे रेप कांड में नहीं हो सकता है। हो सकता है कि संजय के अलावा भी कोई दूसरा तीसरा शख्स हो, क्योंकि जिस बेरहमी से हत्या की गई है ये कहीं नहीं कहा जा सकता कि अकेला शख्स ऐसी रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है। फिलहाल पूरा मामला सीबीआई के सौंप दिया गया है और डीएनए सैंपल आने के बाद ही पता लग पाएगा क्या इस पूरे जघन्य कांड में सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय है या तस्वीर में कोई और भी आना बचा है।